सच क्या है इस अफोर्डेबल हाउसिंग का, और क्या वाकई ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या फिर ये महज एक डेफिनेशन है, एक टर्म है? अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्कीम होती है जो हाउसिंग के लिए लाई गई है, और अफोर्डेबल खुद ही नाम में एक अफोर्डेबल है। इट मीन्स लोगों की जितनी ईएमआई होती है मंथली, वो उनके इनकम की 30 to 40% होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड अफोर्डेबल, वी आर कमिंग इन टू इट। एंड अगर हम बात करते हैं कि आज के टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, तो अफोर्डेबल नाम से ही लोगों ने उस चीज़ को चेंज कर दिया है। रीज़न बीइंग, वहाँ पर जैसे आपने देखा होगा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में आजकल सब्सिडी मिलने लगी है पीएमएवाई, और ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पे, आपकी लोकेशन पर, आपकी स्कीम्स पर। स्कीम्स में आज की डेट में पीएमएवाई योजना भी आ गई है, जिसमें कि पीएमएवाई अर्बन और पीएमएवाई 2.0 अपग्रेड होके जो आई है। ये होते हैं प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, जिसमें कि सब्सिडी मिलती है आपके अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में जो अप्लाई करते हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अप्लाई करने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट है जो कि गवर्नमेंट ने किया हुआ है। नंबर 1, आपकी जो इनकम है आपकी 3 लाख से अबव नहीं होनी चाहिए। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस मीन्स बहुत ही लोअर इनकम जो होती है, इकोनॉमिक वीक सेक्शन, जिसमें कि आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से नीचे होनी चाहिए, और आपके पास उस गवर्नमेंट का दूसरा कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, आप सिर्फ आपके नाम पे नहीं, आपके स्पाउस के नाम पे, आपके फैमिली मेंबर पे, जो आप रिलेटिव में आते हैं, जब तक उनकी कोई शादी या बच्चे नहीं हुए तो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए अलग हो जाता है। और बात करते हैं कि आजकल अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में लोग अप्लाई इतना करते हैं कि एक ये मिथ भी बन चुका है। रीज़न कि हम बिना देखे अफोर्डेबल में अप्लाई कर दें। लोग अप्लाई करते हैं, जब रियलिटी ग्राउंड चेक की बात आती है तो उन्हें पता चलता है कि वो लोकेशन तो वहाँ पर है ही नहीं। रीज़न बीइंग, कनेक्टिविटी वहाँ पर नहीं है। स्कूल जो मिनिमम आपका क्राइटेरिया है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में जो आना चाहिए, वो नहीं आता है। लोकेशन, मेट्रो, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वो रीचेबल नहीं है। इसलिए एक अफोर्डेबल यहाँ पर भी कहा जाता है इसे, कि लोग अपने इनकम के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर अपनी बजट अनुसार अपना घर ले सके, तो इसलिए वो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में कहलाता है। दूसरा आता है आपका LIG, जिसमें कि 3 to 6 लाख तक एनुअल इनकम होनी चाहिए। थर्ड आता है आपका MIG, जो कि आपका 6 लाख से 18 लाख तक के रेंज में होना चाहिए। तो लोग अप्लाई करते हैं और उन्हें अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलता है। डिपेंड करता है लोकेशन क्या है। आज के डेट में आपने देखा होगा गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम निकलने लग गई है। सबसे पहले हुड्डा ने निकाली है, अगर हम गुड़गांव की बात करें, और गुड़गांव में सेक्टर्स में और फैल गए हैं। पहले गुड़गांव में थी, फिर सोना रोड में पहुंची है। सोना रोड के बाद आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, पटौती रोड, मानेसर, आपके अब राजस्थान पर भी अप्लाई होने लगे हैं। फिर इस गवर्नमेंट को देखते हुए, इस स्कीम को देखते हुए हमारे नोएडा और आपके गाजियाबाद में भी निकाली हुई है। अभी आपने देखा होगा वेव सिटी के जो फ्लैट्स अभी निकले थे, 6.5 लाख में 1 BHK EWS से अच्छी कैटेगरी में आया है, जो खुद का साइज है। और 13.5 लाख में 2 BHK वहाँ पर निकला है, और उनकी जो अप्रोक्सीमेटली एप्लीकेशन है मैक्सिमम 50,000 गई है, 50,000 एप्लीकेशन गई है, जिसमें कि लोगों का एक मिथ हो रहा है कि हम फॉर्म भर देते निकल जाते हैं, और बाहर लोग उन्हें एजेंट ऐसे ही मिलते हैं कि आप हमें कुछ अमाउंट दोगे, पर्टिकुलर सेट ऑफ अमाउंट है, इफ़ यू विल गिव दिस टू अस, सो डेफिनेटली आपका नाम आ जाएगा ड्रॉ में। तो लोग ऐसा कर भी रहे हैं। आई गॉट अ नंबर ऑफ कॉल्स वेयर आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज। तो उन्होंने मेरे से पूछा है कि सर, रोहित सर, क्या हमें वो पैसा देना चाहिए? तो पता चला कि उन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं और उनका नाम नहीं आया है। फिर वो एजेंट को कॉल करते हैं, वो एजेंट कॉल नहीं उठाता है। 2 दिन बाद नंबर स्विच ऑफ जाता है। जो एजेंट का ऑफिस था, वो ऑफिस में गए, ऑफिस में पता किया वो एजेंट ही नहीं है और ऑफिस भी चला गया वहां से। तो बेसिकली फ्रॉड अलर्ट है ये। फ्रॉड अलर्ट है एक्चुअली, यस। जब तक आप उसका ड्यू डिलिजेंस खुद नहीं करते तो पेपर वर्क चेक करना चाहिए, उसके बाद पेमेंट्स करने चाहिए।